नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीता लोधी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसने दी हुई है? तो ये हमारे आचार्य विश्वनाथ ने दी हुई है। ठीक है बच्चों, और भी परिभाषाएं हैं जिसमें इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा हो गई है और आचार्य जगन्नाथ जी ने भी दिया है। ठीक है, वो परिभाषा भी आप देख लीजिएगा। रमणीयार्थक के बारे में बताया है। रमणीयार्थक प्रतिपादकः, ये वाली आपको परिभाषा हमने पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो परिभाषा भी लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अब है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपको रस में से ये क्वेश्चन दे दिया गया है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16। और चौपाई कैसा छंद है? तो चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद। ठीक है बच्चों, तो ये सममात्रिक छंद है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपके लिए चौपाई और दोहा ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है बच्चों, चौपाई में मात्राएं कितनी होती है? 16। इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक बढ़ा चढ़ाकर, यानी आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। कही गई बात, अधिक आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं? कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें बढ़ा चढ़ा के, यानी जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको ज़्यादा और बढ़ा करके बताना, उसे और बढ़ा करके बताना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें रस का क्या नाम है? 10वें रस का क्या नाम है? तो 10वें रस का वात्सल्य नाम है। वात्सल्य रस। 10वें रस का क्या नाम है? तो वात्सल्य रस। इस प्रकार से रसों की संख्या के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार यदि पूछा गया कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो उन्होंने मानी है 8। कितनी मानी है? 8। वैसे मुख्यतः तो 9 होते हैं, पर 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। ठीक है बच्चों, तो परीक्षा में अभी एनसीईआरटी में रसों की संख्या पूछी जा रही है तो 10 ही बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और यदि आधुनिक साहित्यकारों के अनुसार पूछता है तो आधुनिक साहित्यकारों के अनुसार जो है वो 11 रस माना जाता है। कितना रस माना जाता है? 11। कितना रस माना जाता है? 11। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि 10 कहाँ मानते हैं और 11 कब मानते हैं। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण के प्रकार है 3। कौन कौन से 3 प्रकार है शब्द गुण के? तो माधुर्य गुण, फिर दूसरा है ओज गुण और तीसरा है
प्रसाद गुण। ये गुण के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है बेटा, तो आप ज़्यादा है तो उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो शब्द गुण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिएगा। जीवन के समग्र चित्रण में, जीवन के समग्र चित्रण में किस क्या होता है? जीवन के समग्र चित्रण में क्या होता है? तो जीवन के समग्र चित्रण में क्या होता है? समग्र चित्रण कहाँ का होता है? समग्र चित्रण किस में होता है? ये देख लीजिएगा। समग्र चित्रण होता है हमारे महाकाव्य में। ठीक है बच्चों, जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है? ये पूछा जा सकता है कि किस में होगा समग्र चित्रण। तो समग्र चित्रण किस में होगा? महाकाव्य में होगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही शब्द का समान अर्थ में प्रयोग किया जाए। यानी ये एक शब्द है पर उसका समान अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, एक से अधिक बार प्रयोग हो जा रहा है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है पर समान अर्थ में हो रहा है। ठीक है, समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो कौन सा रस होगा इसमें? हम बोलते हैं ना, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तो इसमें कौन सा रस आ जाएगा बच्चों? बताइएगा, इसमें कौन सा रस आ जाएगा? तो इसमें रौद्र रस आएगा। क्या आएगा इसमें? रौद्र रस। ठीक है बच्चों, कौन सा रस आएगा? रौद्र रस। अब है नेक्स्ट, ये रस में से बेटा क्वेश्चन आता ही है, रस के स्थायी भाव और उनके एक एक उदाहरण को तो जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जल रहे हैं मतलब रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है या विरह का वर्णन होता है, ये विरह आएगा, विरह का वर्णन हो। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां कौन सा श्रृंगार रस होगा? तो जहां विरह की बात आ रही है तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। क्या होगा? वियोग श्रृंगार। ठीक है बच्चों, ये आपका श्रृंगार ऐसा आने वाला चाहिए, ऐसा श्रृंगार। ठीक है, ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। तो आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी को माना जाता है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। किसको माना जाता है? कामायनी को। और ये कामायनी किसकी रचना है मालूम है आपको? यदि नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा, ये है हमारे जयशंकर प्रसाद, जो हमारे क्या है? छायावाद के प्रवर्तक है, जयशंकर। ठीक है, शंकर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें बताई जा रही है उसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो काव्य की आत्मा को किसे माना जाता है? तो रस को माना जाता है। काव्य की आत्मा दिया है ना, पंडित जगन्नाथ ने दिया है, पंडित विश्वनाथ ने रस की परिभाषा दिया है। काव्य की परिभाषा में दिया है कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय क्रिया आरोप किस अलंकार में होता है? मानवीय क्रियाओं का आरोप किस अलंकार में होता है? तो मानवीय क्रियाओं का आरोप किस में होगा बताइए? मानवीय क्रियाओं का आरोप हमारे
मानवीकरण अलंकार में होगा। यानी मानव कैसे क्रियाकलाप बताए जाते हैं जो निर्जीव वस्तुएं या अमूर्त वस्तुएं हैं, उसमें बताया जाता है किसका, मानवीय रूपों का आरोप लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के हमारे 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं मालूम है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है बच्चों, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है बच्चों, ध्यान में आया क्या? हमने जो बताया रस के अंग, रस के अंग भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो रस के अंग है हमारे 4 और रसों की संख्या में भी हमने बता दिया कि कितने रस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब है जहां अटपटी सी क्रियाकलाप, जहां अटपटी सी क्रियाकलाप के बारे में बताया जाए, जहां अटपटी सी क्रियाकलाप, विचित्र वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, वचनों से उत्पन्न, विचित्र वेशभूषा या वचनों से उत्पन्न हास्य स्थायी भाव के परिपक्व से किस रस की व्यंजना होती है ना? अटपटी सी विचित्र वेशभूषा हो या कोई अच्छे विचित्र वचन हो जो हमें देखने और सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ऐसे भाव को या ऐसे भाव के परिपक्व होने से किस रस की उत्पत्ति होती है? तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। हास्य रस क्या आ जाएगा इसमें? हास्य रस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए इस चीज का। अब तो बच्चों हमने इतना वीडियो देखा, पढ़ा, समझा, जाना, इससे आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा आपके लिए। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है बच्चों, आपने देखा अंतिम तक के, शुरू से लेकर लास्ट तक के, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपसे अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, और याद भी रखें बहुत सी चीज़ें, यहाँ की सारी ही चीज़ें जब लगभग इम्पॉर्टेंट है। हमारा अंतिम क्वेश्चन रह गया था एक कि काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के भेद कितने हैं? तो काव्य के भेद हमारे 2 है। कितना है? 2 काव्य के भेद है। 2 है, एक तो दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। 2 भेद है। ठीक है बच्चों, तो आपने वीडियो देखा, समझा, जाना, और इसको हो सके तो बेटा यहीं से एंड तक लर्न कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।